और कई चीज़ें सामने आ गई हैं। यहाँ मोदी को बिठाया गया है जैसे, तो इन सारी बातियों को तो देख रहे हैं कि फासिज्म का दौर कितना तेज़ी से बढ़ रहा है और आम जनता की सफरिंग्स, आम जनता का जो बेरोजगारी, महंगाई, अत्याचार, जुल्म, क्या क्या महंगाई, सब कुछ आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा है। और वह अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को पूरा करने के लिए इसकी परवाह न करके आप देख रहे हैं, लोगों का नाटक देख रहे हैं, मदारीपन देख रहे हैं, इलेक्शन देख रहे हैं, ट्रंप देख रहे हैं, और ब्रिटेन का जो है यूरोपियन यूनियन से बाहर, सब देख रहे हैं। फिर जनता की मुक्ति कैसे हो? जनता अपनी मुक्ति की चिंता कर रही है, अपने बेरोजगारी की चिंता कर रही है, जिंदा रहने की चिंता कर रही है। पृथ्वी खतरे में है, नेचर खतरे में है, नदियाँ खतरे में, जल जंगल जमीन, इंसानियत, प्रजातियाँ खतरे में है। आज का युवा यह सोच रहा है। तो इसके लिए वहाँ से प्रेरणा लेकर के जो आपने बोला है, और भी तो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जिनको कि वो जेवल्स हैं, वो लोग हमारे लिए बड़े इंस्पायरिंग हैं। वहाँ से लेकर के आज के संदर्भ में आगे क्या करना चाहिए ताकि धरती बचे रहे, मानवता बची रहे, लोग बचे रहें, सभ्यता बची रहे, संवेदना बची रहे, इंसानियत बची रहे, प्यार बचा रहे, सब कुछ बाजारी कणुभोक्ता संस्कृति में ढल रहा है। इसको रोका कैसे जा बचाएगा, ये प्रॉब्लम। देखिए, इसका तो मैं उत्तर नहीं देने वाला हूँ, ये तो अपने आप में बड़ा बात। पर ये जरूर कहूँगा कि एक बात साफ जो रशिया की क्रांति से निकलती है कि आमतौर पे हम सभी लोग इस समय ये महसूस करना उत्पीड़न, ये तो एक स्वाभाविक बात है। दुनिया में इसके बारे में किसी को कहना प्रॉब्लम ये है, और इसे मैं कहता हूँ कि रशियन क्रांति क्यों हुई है, जर्मन क्रांति क्यों नहीं हो पाई। ये बड़ा इसमें इम्पॉर्टेंट यही रोल मैं जो बार बार इस चीज़ में से निकलता है कि जब तक आप एक पार्टी बिल्डिंग प्रोसेस को खड़ा नहीं करेंगे जिसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को एक साइंटिफिक, इसलिए पार्टी के दृष्टिकोण से हटकर ये चीज़ कभी खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि इन द एंड पार्टी ऑर्गेनाइज करती है रेवोल्यूशन, पीपल डू द रेवोल्यूशन, बट ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द रेवोल्यूशन इज डन बाय द पार्टी। ये बात बड़ा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पीपल, लोग जरूर क्रांति करते हैं क्योंकि क्रांति लोगों से ही हो सकती है, पर पीपल क्रांति करने के लिए जो ऑर्गेनाइजिंग चाहिए वो ऑर्गेनाइजिंग कभी भी लोग अपने आप नहीं करते हैं। उसके लिए पार्टी का इंपॉर्टेंस, पार्टी कैन ओनली लीड एंड डिस्कस दैट। इसलिए एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि आज के इंपॉर्टेंस में मैं जो आपके इसमें बड़ा क्लैरिटी होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो मैंने मुद्दे के इस पे और भी चर्चा होकर ये सफाई हो जानी चाहिए कि क्या हम लोग किस दृष्टिकोण से चीज को देखना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, मैंने एक पॉइंट Sure. I wanted to ask one point, क्योंकि आप बात कर रहे थे ये जो सोवियट्स और पार्टी, और ये ट्रॉट्स्की ने भी एक टीका के एक किताब में लिखा, ये जो what is the contradiction between the party and the Soviets, and he said actually Soviets did not take the power. I'm talking of this at the time of the revolution. I just wanted to briefly elaborate on this because Lenin himself went through a lot of reviewing himself. Lenin ने भी बहुत self criticism टीका भी किया, he went through criticism and then of course he expired. But at that time also he was trying to say that look what's happening. But do you think there was this thing about this contradiction that the Soviets didn't actually, it was the power in the hands of the party, and there was a lack of that really that was taken by the Soviets. Could you just speak about this? Power in the Soviets? No. One thing is very clear, that the party seized the power. Yes. There is no doubt about it. Right. That is what he did not, Lenin was very clear. Yeah. We cannot, see the difference in the last moment was that should we wait for the Congress to happen for declaring that we will seize the power. And Lenin's point of view and Stalin's position was that no, we cannot wait because the counter revolution is coming, right? So party will take the power, but the party will take the power, the form of the power will be given. What is the power? Power in the sense is in the question of the military power, right? So once you take away the military power from the bourgeoisie, the power will be given to the Soviets. So Soviet was the legitimate form of hosting the power. But that necessarily doesn't mean it was the one who seized the power. The difference between seizing the power and giving the legitimate authority to the power are two different things. And Lenin was very clear on that. And that distinction remained throughout. In fact, I would come back to, I don't want to go, if you go back, you see, this is what very interesting. I've been debating with Vijay about it. The reason why Stalin, it's a very contradiction. Stalin talked about single party dictatorship in Soviet Union. But Stalin also the same person who said in People's Democracy there should be multi-party.
Why is there a contradiction to position? No. Because it was a trajectory of the Russian Revolution in which, for whatever reason, all parties have ceased. And in a way, the Bolsheviks party had become the only representative of the class. So he said, if the party is a class representative, then you cannot have only one party. Okay, so why to give another party role? But he did not mean by that the workers will have only one party, and that is where I am coming to. It is a very important. I would like to, in fact, talk at some point that after 1936, it is very clear in Stalin's mind that Stalin believes that the party should retreat from the state. Party should retreat from the state. It is the Soviets which will elect every power of the party. That means party will lose its. What the formulation was, the party is the sole party of the thing. I think he was, and that thought process is very clear. It's already becoming very clear. There's a lot of investigation being and theories. Historians are looking at it, that he was conceiving. So he had a way of taking the party from the state to the society, and allow the multiple viewpoints to emerge in the Soviets. ठीक है, इसीलिए लास्ट इलेक्शन में अकॉर्डिंग टू द इट्स इन आरडी इन द रेवोल्यूशन डेमोक्रेसी वेबसाइट, इफ यू लुक एट कि कितने लोगों की वोटिंग हुई लास्ट में, आपको वहां लगेगा कि बहुत जगह पे नॉन पार्टी पीपल वो ज्यादा थे. तो इट वाज अ रॉन्ग कंसेप्शन कि सो ही वाज वेरी क्लियर द सोवियट्स विल बिकम नाउ बिकॉज द सोवियत वाज already a layered structure. That's why he didn't break it. Now let us look at the parliamentary form. Right? We are coming to this was Soviet form. Parliamentary was never developed in Russia. So the parliament was never. I come to one question. The forms of democratic revolution will define the terrain of class struggle for socialism. It is not an abstract question. Every democratic revolution creates its own terrain. Russian revolution never created a parliamentary terrain to divide to have a class struggle on the parliamentary level. But today we have a parliamentary level. So what is the problem? What is the new problem that is coming up? We have a democratic process that has already brought a stability of the parliament. That is why, what is my viewpoint, that you create what is called and follow the same logic. The logic of that the people's mechanism, people's power should be built. So in a parliamentary form, you move toward the participatory form of democracy. So you create the Soviet people from the below without destroying the party. And that is exactly what Stalin is actually conceptualizing in the People's Democracy. That is why he says in the Communist International that People's Democracy is another form of dictatorship of the proletariat. Whereas the Soviet is also one form of dictatorship, which is one party rule, but a multi-party rule can also be. So this is to be investigated. I'm not saying I'm investigating this. I think we need to theorize this. Some of them may be totally incomplete because in People's Democracy this conception couldn't be developed. But जो बात में तीसरा जो हो गया ना कि मोमेंट आप ये सोच पे आते हो कि आप पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड पीसफुल ट्रांजिशन करोगे तो you don't want to create an alternative form of power. See? Then you want to only transform, because you cannot transform existing bourgeois power at all in a peaceful way. Only when you have a conception of really doing a revolution and seizure of power can you pose the question of what can be the alternative form of power. That is really the question which, unfortunately, after the collapse of 50s, the Communist Party never took it seriously. And we should investigate and discuss this in a different way, in a different form. So that's the point, core point. I'd just like to add here that before the Chinese Revolution, a few months before the seizure of power took place, Mao had a correspondence with Stalin, and he said that like in Yugoslavia, we don't want any alliance with the bourgeoisie. We want only the Communist Party to be the party in the state power, nobody else. Very interesting. And there was a lot of discussion in the Soviet Party, and then a letter was written to Mao that from our point of view, one, that in the Yugoslav party, in the mass front of the party, I can't remember the name, that there are other parties apart from the Communist Party, number one. Secondly, we would recommend
that rather than having a pure dictatorship of the proletariat, that other parties that are hostile to Kuomintang and are allied to the Communist Party, they should also be a part of the state power. And as a result, we know what happened in China. That in China, there was under the leadership of the Communist Party, there was a multi-party system of the left Kuomintang and other democratic parties. Now, how far that continues until today. Whether it's correct up till today, I'm not going to go into that. But it is just to confirm what Ashim has said, that actually how this operated. Even in Yugoslavia, which is held to be very pure, there were other parties. I mean, we would like to investigate. It is simply, we only know this from the letter of Stalin that we have investigated. These are other parties there. We should actually explore this, because in the revolutionary process we are learning from Russia, we are learning from China, we are learning from the people's democracies of other countries also. But I thought that this is something. One interesting thing that comes out, just to say it in English, there's a, आप लोग अगर बहुत लोग, if you're reading the many of the discussion in the what is called the left circle of intellectuals who are talking, it's very interesting. Lenin conceptualized and Stalin always follows that. This is Stalin and Lenin always uses, and Mao began to use it, the category of people and the category of class. In analysis, हर time class भी होता था, people भी होता था. But an interesting point, people हर time vary करता था, class vary नहीं करता था. Now, point which is very very important, the people is what actually is there कहने का मतलब ये कि in the Stalinist or in the Leninist framework, people are a confluence of people. I mean, people are people who oppose the state. So every time every time there would be a political crisis, it means that there will be state and there will be people who will be opposed to the state. Now this doesn't come from what is called classically from a class analysis. Because class analysis only will be done कि bourgeois कौन है और working class कौन है. But if you do a political analysis, and this is what Lenin is always, Stalin is, and Lenin is so good about it, कि वो ये कहता है कि people के analysis, but in the people analysis, never lose the class orientation. Right? Now, what has happened, in fact, that is exactly the conception that came from, I don't want to go into another historical debate, कि anti-fascism के बाद ये conception, Stalin actually accepts it. But he was always very clear, the working class orientation of the party should be very much there. So people was different, and the working class party was also very different. So this combination is a very kind of interesting, which has now become in a lot of the new postmodernist historians are talking about people's populism and all that thing. But the reality is this is a part of that process. Any other questions? कोई और सवाल या कोई टिप्पणी? करो भाई, तो कुछ गर्म भी हो जाएगा फिर. What about you? Would you like to say something? इस पे तो नहीं, लेकिन थोड़ा इंडिया के कंटेक्स्ट में, बोलो ना. क्योंकि हम आज भी सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए. तो जब वहाँ ये सब हो रहा था और इंडिया के लोग काफ़ी, एम.एन. रॉय और दूसरे कई लोग और भी वहाँ, CPI के लोग भी, यहाँ कुछ भी कोई भी स्ट्रक्चर उस तरीके का डेवलप ही नहीं हो पाया. स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है कि पार्टी सिस्टम उस तरीके का, या वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए. तो बाद के मतलब जब ट्रांसफर ऑफ पावर हो रही थी, वो कॉन्सेप्ट भी नज़र नहीं आता. जब हम इंडियन कम्युनिस्ट मूवमेंट को पढ़ते हैं या देखते हैं या पूरा समझते हैं, तो वो इसका जो इफेक्ट था, अगर वर्ल्ड में कुछ ऐसा हो रहा है, इवन फिर अनदर फॉर्म में चाइना में होता है या क्यूबा में या और भी कहीं जगह, तो इंडिया का जो वो है पूरा सिस्टम, पार्टी सिस्टम, या उसके ऊपर सेम इसको लेते हुए
देखिए इसमें एक बात आपको ये अच्छी ये है कि हमारी ख्वाहिश ये होनी चाहिए, हम ये होना भी चाहिए, सही बात है। पर रियलिटी है कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप रशिया की क्रांति को देख, रशिया की क्रांति की तरह कम से कम 100 से कम उसमें गुट नहीं थे, उससे ज़्यादा थे, और उसकी तरह तरह की सोच थी, बहुत सारी, कम से कम 6-7 तो इम्पोर्टेंट पार्टी हम लोग नाम से जानते हैं, पर उसके अलावा बहुत सारे थी, हर अनार्किस्ट थे, सोशल रेवोल्यूशनरीज थे, प्रेजेंट पार्टी थी, मेंशेविक था, बहुत सारे थे, ठीक है ना। और हर पार्टी के अंदर भी इसमें बहुत सारे रुझान थी। प्रश्न ये है कि क्रांति एक चीज़ जरूर कर देती है, क्रांति एक तरीके से कौन सी सोच सही है वो दिशा सूचन कर देती है। तो अनफॉर्चुनेटली जैसे उसके बाद चाइना में हुआ, तो एक तरीके से उस ज़माने से ये तय हुआ कि चलो माओ का एक सोच में कहीं ना कहीं एक वो है। तो मेरा कहने को इंडिया में अनफॉर्चुनेटली इस बारे में भी मुझे लगता है कि रेवोल्यूशन डेमोक्रेसी इंडिया में कभी भी एक इंडियन रेवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी क्या होगी, इस पे कभी सोच उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाए। कोई पार्टी उस पर अपने आप को क्योंकि कर नहीं पाए, इसलिए उसको एक डोमिनेट नहीं कर पाया। पर एक बात जो रशिया के क्रांति से जो निकल के आता है, जो में रशिया और ट्रॉट्स्की में फ़र्क क्या है, अब सॉरी लेनिन और ट्रॉट्स्की में हमारे दृष्टिकोण से क्या फ़र्क है। और ये कहना कोई असंभव गलत बात नहीं है, हम लोग हर टाइम कहते हैं मार्क्सवाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद, इंटरनेशनलिज्म में ये है, बट द रियलिटी इज कि लेनिन ने रशियन क्रांति यूरोपियन कम्युनिज्म और यूरोपियन थिंकिंग के विरुद्ध में किया, और ट्रॉट्स्की यूरोपियन थिंकिंग का अधीन था। मैं इस बात को बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इनफैक्ट इस पर हमें ज़्यादा कहना चाहिए कि ट्रॉट्स्की उस दृष्टिकोण से यूरोपियन सोच का प्रतीक था, और लेनिन ने कहा कि मार्क्सिज्म कभी इस एब्स्ट्रैक्ट से बन ही नहीं सकता, वो एक क्रांति के कॉन्टेक्स्ट में ही, इसलिए उनका ये कहना है कि इट्स अ कॉन्क्रीट क्वेश्चन, इट्स अ कॉन्क्रीट सॉल्यूशन टू ए कॉन्क्रीट प्रॉब्लम। मार्क्सिज्म कभी भी अपने आप में ऐसा नहीं हो सकता जो अपने को प्रॉब्लम को सॉल्व करे बिना खड़ा हो सकता है। और इसीलिए मेरा ये कहना है कि हर देश में क्रांति के अंदर कुछ स्पेसिफिसिटी आएगी जो उस देश के क्रांति का दिशा को खड़ा करेगी, उसमें कोई जनरलाइजेशन भी हो जाएगा हर समाज के बाद। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूं, डुअल पावर की बात रशिया की क्रांति, यानी दो ताकत की बात आपकी, डुअल पावर यह था कि वो 6 महीने में तय हो गया या 7 महीने में 8 महीने में तय हो गया। चाइना में क्या हुआ, चाइना में भी डुअल पावर आया, पर उसके दूसरे दृष्टिकोण से आया। बड़ा इंटरेस्टिंग है, लोग ये कहते हैं, मैं इनफैक्ट बहुत कंपैरिजन करता हूं। चाइना की क्रांति शुरू होने का 2 का ताकत थी। एक तो कि जब उन्होंने क्रांति शुरू की, पहले से ही आर्मी डिवाइड हो गई थी, यानी इसलिए शुरू से ही रशियन जो चाइनीज जो क्रांति है उसमें हम कहते हैं कि पहले से ही आर्म्ड मूवमेंट चलती थी, क्योंकि नेशनलिस्ट आर्मी ही 2 टुकड़ों में बट गई। रूस की क्रांति में भी यही हुआ, फरवरी के बाद वो आर्मी की जो जितने यूनिट्स थे वही बदल गए, टूट गए। तो एक्चुअली आप देखोगे तो दोनों के अंदर बहुत सारे सिमिलैरिटीज भी हैं, पर आमतौर पे उसका मतलब ये नहीं कि चाइनीज सोल्यूशन, चाइनीज का पाथ जो है वो रशियन पाथ है, वो चाइनीज पाथ है। इंडियन पाथ भी, अब मेरे को बताओ कि रशिया के टाइम पे पार्लियामेंट्री डेवलप नहीं था, ठीक है, चाइना के टाइम पे देश ही एक नहीं था, पहली बात तो ये। दूसरी बात, शुरुआत से ये क्रांति की, मतलब इतना बड़ा देश था कि वो कहीं पर भी आप किसानों से क्रांति कर सकते थे, अपना इलाका बोल सकते थे। इंडिया में तो पार्लियामेंट्री भी है, और इंडिया में ये भी बात सच है कि 10 साल से 15 साल से लोग अभी भी आर्म्ड रेवोल्यूशन करते, वो खत्म नहीं होते। तो कहीं ना कहीं तो इस इंडियन रेवोल्यूशन की अपनी दिशा बनने वाली है ना, ठीक है ना। और अगर आप देखोगे तो इसका सोल्यूशन हम ही लोग ला सकते हैं, और इसको डिबेट करने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ को कैसे इंडियन पाथ को ढूंढने की कोशिश करें। और हमारा कम से कम रेवोल्यूशन डेमोक्रेसी में जो आर्टिकल्स आई है इंडिया के बारे में, और उस जमाने में स्टालिन से जो बातचीत हो रही थी उससे बात बड़ा साफ दिखता है कि उनका कहना था कि आप दूसरों को कॉपी मत करिए। एवरी मार्क्सिज्म तभी यूनिवर्सल बनेगा जब वो अलग अलग देश में उसकी कॉन्क्रीट फॉर्मेशन आएगी, और फिर हम उसमें यूनिवर्सल लाएंगे। अपने आप यूनिवर्सल मार्क्स के कैपिटल में से पढ़ के अगर मार्क्सिज्म आ जाता तो बहुत पहले आ जाता। तो दैट इज द रियलिटी दैट वी शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये कोई बुद्धिजीवी नहीं करने वाले हैं, हर वर्कर जो सोचता है उसको वैज्ञानिक, पर उसका ये है कि अपने सोच को वैज्ञानिक रूप से देखना पड़ेगा। आपको एक मार्क्सिस्ट थ्योरी से अपना विश्लेषण करने की क्षमता आ जाएगी, अपने आप में आ जाएगा। हम अपने वर्करों की बात कर लेंगे, क्रांति कर लेंगे, हम सभी लोग करते हैं, उससे ही नहीं होगा।
उसको एक विश्लेषण अपने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करना ये इम्पोर्टेंट है। और वो आज भी हमारे को लगता है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो एक डेवलप। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सीपीएम के अंदर सबसे बड़ी क्षमता क्या है कि सीपीएम एक पार्लियामेंट्री पार्टी के रूप में खड़ी है। Can you silence your mobile phone? Keep it in silent mode. It's distracting. हाँ, सीपीएम का एक पार्लियामेंट्री फॉर्म में, और आप उनके इतिहास में जाओगे तो पार्लियामेंट्री दावपेच में क्या लेफ्ट कर सकता है, वो कहाँ से सीखना पड़ेगा, वो हम माओइस्ट से सीख नहीं सकते, वो उनसे ही सीख सकते, क्योंकि वही लोग उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है ना। अगर आपको रियली समरनीति करना है, अगर आपको रियल लड़ाई करना है, तो वो आप कहाँ से सीखेंगे, चाहे वो माने कि नहीं माने, पर उसका अनुभव कहाँ से जाएंगे। ये बात तो कोई नहीं। अगर कोई 20 साल तक कोई आर्म रेवोल्यूशन करता है तो हवा में तो करता नहीं, कहीं ना कहीं हमसे उनसे सीखना तो पड़ेगा ही। तो वो अगर हमें उसके बारे में कुछ समझना है, सीखना है, तो उसके बारे में वहाँ से सीखे। मगर रियलिटी ये है कि यहाँ पे एक अगर बुर्जुआ डेमोक्रेटिक फ्रेम में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है, तो इन दोनों चीज का समावेश कैसे होगा, ये हमने अभी तक सोल्यूशन नहीं निकाला है। पर रियलिटी की दोनों चीज ही हो रही है। ठीक है ना। इसलिए मेरा ये मानना नहीं कि वो सच है कि ये सच है। मेरा सोच ये है कि इसका सोल्यूशन कुछ और ही होगा जिसमें ये सब समावेश होगा। ये सोचे बिना, और ये हमारा मानना है कि एक नई सोच की दृष्टिकोण को खड़ा करने में ये एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरा ये कतई मानना नहीं है कि एक सच है कि दूसरा दूसरा। सही बात है, हम पूरे देश में जाके आर्म रेवोल्यूशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पर यह बात भी सही है कि आखिर में सब लड़ाई के अंत में हम लोग पार्लियामेंट में उसका रुझान तो देखते ही है कि नहीं देखते हैं। तो और उसमें बुर्जुआ पार्टी को डिवाइड करना, नहीं डिवाइड करना, क्या करना क्या नहीं करना, ये हमारे से, अगर किसी पार्टी से, अगर हमारे लेफ्ट मूवमेंट में से कोई है तो वो सीपीएम या सीपीआई के पास ही है, हमारे पास तो नहीं है। सो वेयर डू वी लर्न दैट टैक्टिक्स फ्रॉम देम ओनली। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि हमको इंडियन पाथ का सोच अपने आप में खड़ा करना चाहिए, नॉट द कॉपी ऑफ ईच अदर। दिस इज माई मेरी एक इस पे मेरी अपनी एक सोच बनती है, और उस पर मैं सोच रहा हूँ कि इस पर हमें और भी करना चाहिए। इसलिए मैं विजय जी को कह रहा था कि आप 1951 का डॉक्यूमेंट जो है उसके बारे में विश्लेषण करके देखा जाए, क्योंकि वो पहली बार उसमें कहा जाता है ये बात। और स्टालिन कहता है कि आपके यहाँ पे दोनों का ही, उन्होंने कभी ये नकार नहीं किया कि हम कोई भी यहाँ पे किसान इस देश में, या जिसे पेजेंट्स कहते हैं, पेजेंट्स बगावत करेगा तो उसका कोई ना कोई एक आर्म्ड स्वरूप तो आ ही जाएगा। ये हम हर जगह पे देखते रहते हैं। और 1960 में 70 में तो ये दिखता ही था। अब मैं बिहार में चुनाव लड़ा हूँ, चुनाव लड़ने के लिए भी आपके पास पॉकेट में माउजर और गन होने चाहिए थे, तभी आप चुनाव लड़ सकते थे। आज भी चाहिए, आज भी चाहिए। पर मैं 1970 की बात कर रहा हूँ, जब मैं कोई क्रांति करने नहीं गया था, खाली चुनाव करने नहीं गया था। चुनाव में भी मेरे को माउजर लेके चलना पड़ता था, क्योंकि अदरवाइज मैं चुनाव में भी नहीं आ सकता था। ठीक है। तो उस संदर्भ में कहा गया एक बात, और ये भी बात ये सच बात है कि यहाँ का बुर्जुआ पार्टी डिवीजन बहुत सारे हैं। यहाँ पे हम दावपेच यूनाइटेड फ्रंट के बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड है। इन बातों को चर्चा करे बिना, पर चार जो बातें मैंने कही, जैसे और एक मैं मुद्दा कहना चाहता हूँ, जैसे अभी हम इम्पीरियलिज्म की बात कर रहे हैं, हम सभी लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि एक ही चीज है दुनिया में, वो बात नहीं है। सी ग्लोबलाइजेशन मीन्स विच इज अ वेरी डेंजरस सीपीएम लाइन, कि जैसे इम्पीरियलिज्म सब लोग एक साथ जुट गए हैं। दैट इज व्हाट हैज बिकम। इनफैक्ट अभी एक नया रूस क्रांति के ऊपर कॉमरेड कहने में प्रभात पटनायक जी ने तकरीर दी, उन्होंने वहां दिया, किताब भी निकाली। आप उसको पढ़ेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो पहले से ही मानते थे, पर पहली बार कह रहे हैं कि यू फाइनेंस कैपिटलिज्म इज नॉट अल्ट्रा इंपीरियलिज्म, बट ही ऑलमोस्ट सेइंग पीपल अक्यूज देम ऑफ अल्ट्रा, बट द फैक्ट इज कि अगर फाइनेंस कैपिटलिज्म अगर दुनिया भर में प्रभुत्व रखता है एज ए फाइनेंस कैपिटलिज्म, देन इट कैन ओनली मीन अल्ट्रा इंपीरियलिज्म। क्यों, मैं उस पर अभी चर्चा नहीं करना चाहता हूं, पर बेसिकली ये है कि इंपीरियलिज्म इज गेटिंग डिवाइडेड, और अभी दिखने लगेगा ये बात। एंड वन ऑफ द फर्स्ट फॉर्म विल बी द करेंसी बैटल्स। एंड व्हाट डज करेंसी बैटल मीन? Currency battle means the uniformity of a currency in which you can value the finance capital is going to get lost. You see? So this is, ये अभी लेनिन ने नहीं कहा, पर आज के कॉन्टेक्स्ट में फाइनेंस कैपिटलिज्म जमाने में इस फॉर्म में था ही नहीं। ठीक है। पर इस फाइनेंस कैपिटलिज्म को आप कहेंगे फाइनेंस कैपिटलिज्म से लड़ना, फाइनेंस कैपिटलिज्म, ये दिस इज अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट लड़ाई। हमें ये कहना, और डिवीजन दिखने लगेगा अभी, आप और 4-5 साल देखिए,
और मेरा ये कहना है कि वी आर एंटरिंग इनटू ए डीप पॉलिटिकल क्राइसिस। उसका मतलब कोई देश होगा जहां पे यू विल लैंड अप विद अ रेवोल्यूशनरी क्राइसिस। This is my point of view on this, and I really see that emerging in some form. You will see that very clearly in a coming. आपको दिख रही है, you know, for the first time, मतलब स्टालिन के मरने के बाद जो अमेरिकन हेजेमनी बनी वो अभी तक तो टूटी नहीं था ना। अगर वो टूटे बिना तो कैसे इंटरिम पुलिस कॉन्स्टिट्यूशन उभर के आ सकता है? तो अभी टूटने के कगार में खड़ा हुआ है ना। तो अभी तक तो ये प्रॉब्लम हमने देखा ही नहीं था, अभी प्रॉब्लम पहली बार देख रहे हैं। इसलिए वी आर एंटरिंग इनटू ए, प्रभात पटनायक जी कहते हैं कि वी आर आउटसाइड द लेनिनिस्ट कंजक्चर, मैं कहता हूं कि वी आर रिटर्निंग बैक टू द लेनिनिस्ट कंजक्चर, क्योंकि अभी वो अंतर्विरोध फिर से उभर के निकलने वाला है दुनिया के स्तर पे, जो कि हमको हर लोगों को इसका असर करने वाला है। सो देयर इज अ वेरी वेरी डीप difference between the two interpretations. You must have read that, and you know. Yes, I was there in the lecture. And I was stunned that CPM is supporting him. Yeah. Sitaram was there. Exactly. So that is what I was trying to say. और आज क्या हो गया है कि कम्युनिस्ट बन के आपको यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपको एंटी स्टालिन तो बनना ही पड़ेगा। You see, the reality is that इसका बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। मैं इसलिए क्यों ट्रॉट्स्की पे क्यों जोर दे रहा हूँ कि अगर दुनिया भर में एंटी स्टालिन के दो प्रेरणा थे, एक क्रुश्चेव था, एक ट्रॉट्स्की था। इन दोनों के सोच को और इनके जो दृष्टिकोण है इसको तोड़े बिना यू कैन नॉट ब्रिंग बैक द नॉट स्टालिनिज्म। मेरे को स्टालिन को एज ए लेनिनिस्ट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से यू कैन नॉट ब्रिंग बैक। एनीवन हु बिल्ड्स क्रुश्चेविज्म एंड लेनिनिज्म इज नॉट ए लेनिनिस्ट। एनीवन हु बिल्ड्स ट्रॉट्स्किज्म एंड लेनिनवादी इज नॉट ए लेनिनिस्ट। ये बात हमको साफ करना पड़ेगा। हमको पार्टी का छोड़ो ना, वो बातें बाद में करेंगे, पर आप क्रुश्चेवाइट होंगे तो आप लेनिनिस्ट नहीं हो सकते हैं, और आप ट्रॉट्स्कीवादी हो सकते तो आप लेनिनिस्ट नहीं हो सकते हैं। उसके बाहर हम आपसे जो भी मतभेद हो सकता है कॉमरेड, उसको हम सब सहन करने के लिए तैयार हैं, पर आप वो आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी हमको ये लड़ाई को करनी ही पड़ेगी। ये खड़े बिना हम उस पार्टी बिल्डिंग के प्रोसेस को नहीं खड़ा कर सकते, ठीक है ना। दैट्स वाई मैं कहता हूं कि आपके माओ से कुछ डिफरेंसेस हो सकते, माओइज्म से हो सकते, but they still remain at least out of this two frame. You can have debates with them, differences with them, सब कुछ हो सकता है, पर ये सोच के अंदर आपको, और जो माओइस्ट ट्रॉट्स्कीइट्स हो जाते हैं वो अलग बात है। There are also Maoists who become Trotskyites also. यूरोप में सभी माओवादी ट्रॉट्स्कीइट हो गए, ठीक है ना। तो ये इट्स पर हमारे जैसे दुनिया, हमारे जहां पे एक बात ये भी है ना कि जहां पे आज भी जिसे कहते हैं जहां दलित वर्ग है, जहाँ पेजेंट है, वहाँ पे प्योर क्लास रेवोल्यूशन तो आप खड़ा ही नहीं कर पाएंगे, नोमैडिक है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट रेलेवेंट क्वेश्चन है, ये कोई खाली सैद्धांतिक बात नहीं और इतिहास का बात नहीं, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं उदाहरण के कहना चाहता हूँ कि आप वर्ण व्यवस्था को आप अगर आपके खाली ये कहोगे कि कल्चरल बात है तो एक अलग बात है, उसको आपके इकोनॉमिक और आपके उत्पादन के संबंधों के साथ जुड़ा हुआ क्या, ये अब तक जब तक आप इसको, लेनिन ने कहा क्या किया, लेनिन ने कहा कि प्रेजेंट क्वेश्चन इज इंटरलॉकिंग विद द कैपिटलिस्ट क्वेश्चन, राइट। तो वहां पे उसने कहा कि नेशनलिज्म में उनका डिफरेंस क्या था। मैं इस बात पे आ रहा हूं कि ऑप्रेस्ड नेशन और ऑप्रेसर नेशन, ये जो डिवीजन है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये लेनिन को रोजा लग्जमबर्ग सभी लोगों से दिफावत करता है, और इसीलिए वो नेशनल रेवोल्यूशन को पूरे कम्युनिस्ट मूवमेंट से जोड़ने में कामयाब रहा है। और कम्युनिस्ट मूवमेंट की ये सबसे बड़ी कामयाबी रही है कि उन्होंने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट को एज एन ऑटोनमस मूवमेंट को सपोर्ट करने की कोशिश की और किया। कोई मूवमेंट नहीं था ऐसा। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप दलित मूवमेंट को, दलित आंदोलन को आप कहोगे कि नहीं वो छुआछूत है उनसे, तो उसको हमारे कम्युनिस्ट मूवमेंट के पार्ट करे बिना, उसको अपना दर्जा दिए बिना हम ये नहीं कर सकेंगे, और वो आज भी सवाल है। इवन नोमैडिक ट्राइब, नोमैडिक ट्राइब सभी लास्ट पे उस पे भी अभी तक भी कोई, तो मैं कह रहा हूँ ये सब चीजें बात है, ठीक है ना।